नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जहां दिल्ली में इस समय चुनाव का मौसम है, वहीं एक रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली विकास के सूचकांकों यानी कि जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके मामले में देश में सबसे ऊपर आ रहा है। टॉप 20 अगर जिले देखें तो उनमें अगर स्वास्थ्य को एक दफा के लिए पीछे छोड़ दें तो बाकी विकास के जो सूचकांक हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, उनमें दिल्ली के 8 जिले आते हैं। वहीं सबसे निचले स्तर पर बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। ये पूरा जो फिगर्स, ये जो पूरा डेटा तैयार किया है यूएस बेस्ड यूएस इंडिया पॉलिसी इंस्टीट्यूट है और साथ ही सेंटर फॉर रिसर्च एंड डिबेट्स इन डेवलपमेंट पॉलिसी, इन दोनों संस्थानों ने मिलकर ये तैयार की है रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में सरकार के लिए एक एक्शन प्लान भी तैयार किया गया कि आखिर इस रिपोर्ट के बाद सरकार को क्या करना चाहिए, आखिर क्या मायने हैं इन आंकड़ों के, किस तरह से विकास के दौर में पीछे जो छूट गए हैं राज्य और समुदाय, उनको वापस पटरी पर किस तरह से लाया जा सकता है। तो पहले तो हम इस रिपोर्ट को पूरी तरह से डिकोड करने की कोशिश करेंगे, आपके सामने इसका सरलीकरण करेंगे, किस तरह से इसको सरल मुद्रा में पेश किया जा सकता है अपने खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ डॉक्टर अबू साले शरीफ मौजूद हैं जो कि चीफ स्कॉलर हैं यूएस इंडिया पॉलिसी इंस्टीट्यूट के और इस रिपोर्ट के खास ऑथर हैं। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं हिलाल अहमद जो कि फेलो हैं CSDS में। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू हैं, किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है प्रोफेसर कुंडू। ये फिलहाल प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में और जाने माने सोशल साइंटिस्ट हैं। और चौथे खास मेहमान बीजेपी से मेरे साथ CP ठाकुर जी मौजूद हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और CP ठाकुर जी हमारे सामने यहाँ सरकार का पक्ष भी रखेंगे कि किस तरह से सरकार इस बात में प्लान करेगी कि आगे कैसे बढ़ा जाए। हालांकि डॉक्टर शरीफ, मैं अगर आपके साथ ही शुरुआत करूं इस मामले में, तो ये बताइए कि आपकी रिपोर्ट में जो मुख्य बिंदु हैं वो 2 हैं। पहली बात तो ये है कि क्षेत्रों को लेकर, जो रीजन्स हैं उनको लेकर कि कैसे जो राज्य हैं वो पिछड़ गए हैं। दूसरे, आपने सोशियो और रिलीजियस बैकग्राउंड जो है उसके बारे में भी खास ध्यान दिया है। इस रिपोर्ट के अगर 5 हम महत्वपूर्ण पहलू जानने की कोशिश करें, पॉइंट्स जानने की कोशिश करें, तो वो क्या होंगे? अरफा जी, देखिए हमारा भारतवर्ष कितना विशाल है। इट्स ह्यूज और उसमें 30 स्टेट होते हैं। अक्सर भारतवर्ष के प्रोग्रेस की बात होती है और सोसाइटी की बात होती है तो अक्सर हम स्टेट लेवल पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं और वहाँ चुप हो जाते हैं। मगर इतने बड़े बड़े स्टेट्स हैं, जैसे यूपी का को देखा जाए तो वो कई यूरोपियन नेशन से और भी बड़ा यूपी। तो विद इन यूपी कई डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, 80 डिस्ट्रिक्ट्स, और हमारे कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो दूसरे नेशन से बड़े हैं। तो ये जो चीज़ें ज्योग्राफिक जो साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिहाज से अगर हमें कोई समस्या को अंडरस्टैंड करना चाहिए तो हमें जितना भीतर जाना है, जितना नीचे जाना है वो अच्छा है। तो 2 साल पहले चर्चा हुई थी जब प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनसे और दूसरे अधिकारियों से कि अगर इंक्लूजन इंडिया में चाहते हैं तो हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग पे जाना चाहिए, क्योंकि जो आदमी के साथ कांटेक्ट हो पाता है वो स्टेट या नेशन लेवल पे नहीं होता। वो तो चर्चा करने के लिए 4-5 आदमियों के साथ हो जाती है, मगर लोगों की समस्या जानने के लिए, लोगों के समस्याओं का हल जानने के लिए हमको ग्रास रूट में जाना पड़ता है। तो जब ये दिमाग में आया तो पिछले 2 साल में हमने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया। बहुत कह रहे हैं आपके स्कॉलर से बातचीत हुई? हाँ, या सरकारी महकमे में भी बात हुई लोगों से? हाँ, सरकारी महकमे में बात हुई। उसके बाद सरकारी डेटा हमने लेके, नेशनल सैंपल सर्वेस का जो डेटा है उसको लेके हमने हर डिस्ट्रिक्ट, अभी हमारे पास 600 डिस्ट्रिक्ट्स के आंकड़े इस रिपोर्ट में डाले हुए हैं। और उसमें आप सही फरमाया कि दिल्ली के जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो टॉप 20 में आते हैं। तो दिल्ली इज ए हाईली डेवलप्ड रिलेटिवली विद इन इंडिया। वी आर नॉट कंपेयरिंग दिस डिस्ट्रिक्ट टू एनी अदर ज्योग्राफिक रीजन आउटसाइड इंडिया। ये विद इन इंडिया कंपैरिजन की बात हो रही है। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है, ये एक और चीज प्रमुख है, वो ये है कि 72nd एंड 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, जिसमें डेवल्यूशन ऑफ पावर्स टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जहां पे तो ये जो डेटाबेस है, मुझे लग रहा है कि 25 साल के बाद हमने इसको आगे लिया है। वी आर फुलफिलिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी एंड वी आर एम्पावरिंग पीपल टू यूज दिस रिपोर्ट। बहुत अच्छी बात आपने की है। प्रोफेसर कुंडू, ये बताइए पहले तो 600 जिले हैं, उनको फेयरली रिप्रेजेंटेटिव माना जा सकता है कि तमाम राज्यों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, लेकिन इतनी सारी रिपोर्ट्स, मतलब सच्चा कमेटी से अगर शुरुआत करें जिसके की मेंबर सेक्रेटरी खुद डॉक्टर शरीफ रह चुके हैं, और इसके अलावा आपकी रिपोर्ट्स आई हैं 2, अभी हाल ही में आपकी रिपोर्ट आई थी पोस्ट सचर इवैल्यूएशन कमेटी रिपोर्ट।
इन सब के बाद ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा, हम पार्टियों की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सरकार से लेकर दूसरी सरकार, तीसरी सरकार बहुत ज्यादा कान पे जूं रेंगती नहीं है। इस रिपोर्ट से आपको क्यों उम्मीद है कि वाकई ऐसी कोई बात इसमें कही गई है जिसकी वजह से जो अटेंशन है वो आप ले पाएंगे सरकार का? अरफा जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, आपने कहा कि दिल्ली में चुनाव का मौसम है और शरीफ साहब की जो स्टडी है इससे पता चलता है कि दिल्ली मानवीय विकास के सूचकांक में सबसे ऊपर है और प्रति व्यक्ति आय दिल्ली का 3 गुना है राष्ट्रीय आय की तुलना में। फिर भी जो 3 राजनीतिक दल अभी फोर फ्रंट पे है, तीनों के तीनों ये कह रहे हैं कि पानी, बिजली, सीवरेज सबको सस्ता कर देना चाहिए। मुझे ये तर्क नहीं समझ में आ रहा है। किसी ने ये नहीं कहा कि जिस का सूचकांक इतना अधिक है वहां पर सब्सिडी जो है, नेशनल सब्सिडी क्यों दिया जाए? पानी यूपी और पंजाब से फार्मर से लेके क्यों वहां पर मुफ्त में दिया जाए 200 लीटर भी? लेकिन आपने जो मुख्य सवाल पूछा कि ऐसे जो स्टडीज हुए किए गए हैं, 2-3 हैं, जैसे आपने बताया पोस्ट सचर एवैल्यूएशन कमेटी है, सचर कमेटी का भी है, उसमें जिले का परिप्रेक्ष्य नहीं था। एनालिसिस जो है लार्जली स्टेट लेवल पर ही था। हमारी जो पोस्ट सचर इवैल्यूएशन कमेटी है उसमें हमने अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ का एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, लेबर मार्केट, हाउसिंग मार्केट, उसमें जो वैषम्य जो निकल के आया है जिसमें बहुत थोड़ी ही कमी आई है। इनफैक्ट अर्बन एरिया में जो सोशल रिलीजियस ग्रुप के अंदर इनइक्वालिटी बढ़ी है। लेकिन ये एनालिसिस जो है राष्ट्रीय स्तर पर है और राज्य के स्तर पर है। लेकिन ये बात सही है कि बहुत सारे जिले भारत में इतने बड़े हैं कि यूरोपियन यूनियन के राज्यों से भी बड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे जो है पॉलिसी पर्सपेक्टिव या मॉनिटरिंग नहीं हो पाती अगर आप राज्य के स्तर पर भी रुक जाते हैं। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि जिले के स्तर पर किया जाए इस एनालिसिस को। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये बहुत चुनौती भरा काम है, क्योंकि जो हमारे आंकड़े जो हैं वो सेंसस से तो आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लेकिन वो आंकड़े जो हैं सोशल रिलीजियस ग्रुप वाइज नहीं आते, वो ओवरऑल आता है। और जो नेशनल सैंपल सर्वे में जो सोशल रिलीजियस ग्रुप के अनुसार डिकोडेड इंफॉर्मेशन मिलता है उसमें जो है उसमें सोशल रिलीजियस ग्रुप नहीं है। लेकिन प्रोफेसर कुंडू, आप इस बात को ज्यादा अहम मानते हैं कि इसमें अलग अलग क्षेत्रों को, खासकर जो पिछड़े हैं या राज्य पिछड़े हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है, या जो सोशियो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, यानी कि जो एक समूह के तौर पर जो ग्रुप्स पिछड़ गए हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है इस रिपोर्ट का, या फिर क्षेत्रों के हिसाब से, और क्यों पिछड़े हैं? देखिए, मैंने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक काम किया। मैंने बताया कि भारत का जो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें अगर इनइक्वालिटी डिस्काउंट करें, आजकल यूएनडीपी कहती है कि अगर का सूचकांक बहुत ऊपर है लेकिन अगर आपकी असमानता जो है बहुत अधिक है तो उसको कम कर दिया जाएगा। और वो जो 30% जो लॉस होता है क्योंकि इनइक्वालिटी है, उसमें से मुझे लगता है 60% जो है वो क्षेत्रीय विषमता की वजह से, लेकिन बाकी 40% जो है वो सामाजिक विषमता के लिए है। जेंडर इनइक्वालिटी, सोशल रिलीजियस ग्रुप्स के अंदर जो इनइक्वालिटी है, मुझे लगता है अगर हमें अपने लक्ष्य को उपलब्ध करना है कि सबका विकास सबके साथ, तो मुझे लगता है ये दोनों इनइक्वालिटीज पर एड्रेस करना पड़ेगा। और सोशल रिलीजियस ग्रुप के अंदर जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ही अहम है। हिलाल अहमद, अगर हम उन लोगों का जिक्र करें 60 और 40 मिला लें कि जो लोग पिछड़े इलाके में भी रहते हैं और हिस्टोरिकली भी सोशल रिलीजियस बैकग्राउंड से भी अगर पिछड़े हैं, तो वो लोग तो 100% पिछड़े हो गए। अगर हम जिक्र करें बिहार में रहने वाले, अगर किसी दलित का हम जिक्र कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो उसके पास हिस्से में कुछ आएगा ही नहीं। हम ये बताना चाहते हैं दर्शकों को कि क्यों हमने ये चर्चा रखी और क्यों इतना महत्वपूर्ण है एक टेलीविजन चैनल पर इस तरह की चर्चा। ये बताइए कि एक लोकतंत्र में ये क्यों जरूरी होता है कि बराबरी का अधिकार मिले, ये क्यों जरूरी है कि जिन सूचकांकों का हम जिक्र कर रहे हैं, ये जो आखिरी पायदान पे आदमी खड़ा है उसको भी मिले? देखिए, शरीफ साहब और अमिताभ साहब की मैं बहुत ज़्यादा कदर करता हूं और मैं इनके पिछले कामों के साथ में इस काम को जोड़ कर देखना चाहता हूं। जो इन लोगों का पिछला काम है उसका बुनियादी मकसद सिर्फ इस बात को प्रमाणित करना है कि सिर्फ नारा नहीं है, ये कोई राजनीतिक नारा नहीं है कि भारत में पिछड़ापन है, ये राजनीतिक नारा नहीं है कि मुसलमान और दलित पिछड़े हुए हैं। इसके लिए प्रमाणिक किसी चीज़ की प्रामाणिकता की ज़रूरत होती है। और सच्चर कमीशन रिपोर्ट हो या पोस्ट सच्चर इवैल्यूएशन हो या ये डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स हो, ये इस बात को साबित कर रहे हैं कि जो बात पिछड़ेपन की कही जाती है उसके लिए हमारे पास में एक एविडेंस है, एक प्रमाण है। तो इसका एक राजनीतिक जो प्रामाणिकता है, सच्चर कमीशन रिपोर्ट का सबसे बड़ा योगदान ये हुआ कि अभी तक जो बात हम 1950 से लेकर और 2006-7 तक हम करते चले आ रहे थे कि मुसलमानों का मतलब प्रतिनिधित्व से है, बैकवर्डनेस से नहीं है, तो पहली बार मुसलमानों का मुद्दा बैकवर्डनेस के रूप में उभर कर आया और उसका योगदान सच्चर कमीशन को मिलना चाहिए। अब सवाल यह है कि आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जब ये रिपोर्ट आई है
तो इसका क्या राजनीतिक महत्व है या क्या इसका राजनीतिक मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इसके बारे में मैं सिर्फ दो बिंदुओं पर इशारा करना चाहता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले कुछ जनगणना के आंकड़े जो है वो जारी किए गए थे, और जनगणना के आंकड़े मजहबी आंकड़े थे कि इतने मुसलमान बढ़ गए, इतने हिंदू कम हो गए। मुझे ये लगता है कि अगर उन जनगणना के आंकड़ों के साथ ये डाइवर्सिटी इंडेक्स रखकर देखी जाएगी तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में मुस्लिम जनसंख्या जनगणना जो बिखरा के देखने वाली चीज है, जो आप कह रही हैं कि अगर कोई सबसे नीचे के पायदान पे खड़ा हुआ है उसको प्रमाणिक तौर पर हम साबित कर पाएंगे, ये इसका सबसे बड़ा राजनीतिक मूल्य है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये प्रमाण है। अब जो राजनीति की जो स्लोगनरिंग है, यानी कि जो नारेबाजी है, उससे बाहर हटकर हमारे पास ये सबूत और गवाह भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि वाकई क्यों कोई पिछड़ा है। सीपी ठाकुर जी, ये बताइए कि आप, मैंने जैसे और भी रिपोर्ट्स का जिक्र किया, इसके अलावा सचर कमेटी, फिर उसके बाद पोस्ट सचर इवैल्यूएशन हुआ, और इस दरमियान भी कई रिपोर्ट्स आई, जैसे 2008 में रिपोर्ट आई है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन रिपोर्ट भी आई है, और इससे पहले भी कुंडू साहब की एक रिपोर्ट आई। तो इन तमाम रिपोर्टों के बाद अब ये एक और रिपोर्ट है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, या प्रोफेसर कुंडू ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट को हमें इसलिए अहम मानना चाहिए क्योंकि ये जिला स्तर पर की गई है, और शायद इससे बेहतर जो है इवैल्यूएशन नहीं हो सकता था जब इतनी बारीकी से किसी रिपोर्ट को किया गया है। आप चूंकि यहाँ पर एक पढ़े लिखे, जाने माने और बहुत थिंकिंग माइंड आप बीजेपी के कहे जाते हैं, उन लोगों में भी शुमार है आपका, और आपकी सरकार भी फिलहाल है। आप ये बताइए कि आप इससे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? जी जी जी, देखिए महत्वपूर्ण तो सभी चीज़ है, लेकिन सोचने की बात है कि भारतवर्ष में डाइवर्सिटी बहुत है। अगर हम एक चीज़ सारे विद्वान लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि देश का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। वो कहाँ के थे? यूपी के थे। दूसरा प्राइम मिनिस्टर कहाँ के हुए? यूपी के हुए। इंदिरा गांधी जी हुई। हमारे राजीव गांधी वहाँ के हुए। तो सारे प्राइम मिनिस्टर यूपी के हुए। यूपी अभी भी पिछड़ापन में कोई बहुत आगे नहीं बढ़ा। जैसे कि आप साइज का जो आप लोग कर रहे थे, तो यूपी का साइज करीब करीब ब्राजील के बराबर है। अच्छा, उसी तरह से बिहार का एनालाइज करते हैं तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर वहाँ हुए एसके सिन्हा जी। उनके समय में बिहार का विकास हुआ। अब बिहार बहुत क्षेत्र में तीसरा चौथे स्थान पर था। उसके बाद गिरावट हुई, तो अभी आप जो देख रहे हैं, जो ये बिहार का जो फिगर है वो सबसे नीचे बिहार है। तो है, वैसे ये नहीं करें कि वो नहीं है, वैसा है। तो इंडिया में ये डाइवर्सिटी को एक मान करके फिर इसको कैसे सबको समतल करेंगे, बराबर करेंगे, ये करेंगे, ये कोई सरकार का फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अब देखिए, इंडिया में 3 जगह को आप लीजिए, एक गोवा है, एक केरल है, एक मणिपुर है। हेल्थ पैरामीटर्स अगर हम लेंगे तो मैटरनल मोर्टेलिटी या इन्फेंट मोर्टेलिटी, केरल में हम कहेंगे कि केरल का बहुत बढ़िया एजुकेशन है, इसके चलते उसका कम है। उससे ज़्यादा कम जो है सो मणिपुर में है। काहे मणिपुर में है? तो ये कहेंगे कि मणिपुर में औरतों को शुरू से, महाभारत के काल से मणिपुर में औरतों का बराबरी मर्द से किया गया है। शायद गोवा में भी वही कहा जाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो दूसरे देश का था, पोर्टुगीज एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उन लोगों ने शायद औरत को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया, इसलिए इन तीनों स्टेट्स में हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी या इन्फेंट मोर्टेलिटी कम है। तो ये डाइवर्सिटी इंडिया में है। अभी सबको ऐसा हमको करना है कि हम डेवलपमेंट के एक लेवल पर पहुंच जाए, गरीबी कम हो जाए, इलिटरेसी कम हो जाए। हम बिहार में जब जाते हैं देखते हैं कि स्कूल में मास्टर की बहाली हो गई, जो कि पढ़ा ही नहीं सकता है, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, उसकी बहाली हो गई। वो कैसे स्कूल में पढ़ाएगा? एक जगह पटना शहर में जो एक स्कूल है, हम देखने गए, उसमें मास्टर लोग बहुत कम पैसा पाने वाले हैं। उसी में एक प्राइवेट स्कूल है जहाँ की लड़का लोग 1 लाख रुपया एडमिशन देता है। मास्टर अच्छे होंगे जरूर वहाँ पर, तभी तो 1 लाख रुपया एडमिशन फीस है स्कूल का। तो कोई भी गवर्नमेंट, हमारी भी गवर्नमेंट अभी अब आई है, सोचेगी, उनको ये सोचना पड़ेगा कि इंडिया के ये मुस्लिम हिंदू का सवाल छोड़े लो, इसको छोड़े कि जितना
जो लेस डेवलप्ड एरियाज है, जी। जहाँ विकास बहुत कम हुआ है, क्या क्या पैरामीटर्स है ये मालूम है, जी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जी। अब इतना ज्यादा मालूम करना पड़ेगा। जी। इसको हम कैसे एक निश्चित काल में, टाइम फ्रेम में हम सबको, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इकोनॉमिक कंडीशन हो, ये सारी चीजें ये करना होगा। और एक चीज जो सबसे बड़ा बहुत जरूरी है कि भ्रष्टाचार हर लेवल पर कम करना पड़ेगा। जी। ये एक हमको सीपी लगता ठाकुर है जी कि वापस मुख्य आती हूँ मैं, कारण और है, शायद जो आपने सब सवाल उठाया है बैकवर्डनेस का महत्वपूर्ण है कारण जो ये। मैं माफी चाहती हूँ, वापस आती हूँ दूसरे पैनलिस्ट की तरफ आऊंगी, फिर आपसे एक और सवाल के साथ मैं आपकी तरफ आऊंगी। महत्वपूर्ण है ये बात जो उन्होंने कहा है कि शायद जो पहचान है धर्म की, खासकर जो पहचान है उससे बाहर आया जाए, लेकिन आपकी रिपोर्ट में कई बार ये भी जिक्र है कि धर्म की पहचान की वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो यानी इस बात को, बहुत पहलू को अगर हम हटा के भी चलें तो शायद बात नहीं बनेगी। डॉक्टर अबू शरीफ ये बताइए कि फिलहाल जो सोशियो रिलीजियस बैकग्राउंड की बात हो रही है, ये किस हद तक एक डिटर्मिनेंट है, ये किस हद तक इस बात को निश्चित करता है कि डिस्क्रिमिनेशन होगा ही, क्योंकि ऐतिहासिक वजह इसकी हम जानते हैं क्या है, लेकिन बदलते भारत में भी जहां इंफॉर्मेशन और सूचना का जो है वो तेजी से प्रवाह हो रहा है, उस सब के बावजूद भी क्या वजह आप देखते हैं क्यों डिस्क्रिमिनेशन है? जी आरफा जी, मैं 3 पॉइंट्स रखूंगा अभी इसी रिलेटेड। देखिए, जो सोशल आइडेंटिटीज हैं वो हाईली प्रोमिनेंट हैं इंडिया में। तो मल्टीपल आइडेंटिटीज का एक बहुत ज्यादा हिस्सा सोशल आइडेंटिटी है। ऑक्यूपेशंस भी होते हैं, रीजन भी होता है, लैंग्वेज भी होता है, मगर कास्ट और रिलीजन का डोमिनेंस है इंडिया में। हो सकता है कि आज से 50 साल या 100 साल बाद हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट कम हो सकता है, मगर आज के दौरान में और पिछले 60 साल में इसका रोल बहुत ज्यादा रहा। यानी आप ही कह रहे हैं कि और बढ़ा है नहीं, पिछले 50 साल से अगर हम देखें? पिछले 50 और बड़ा है। रिजर्वेशंस की इशू आती है, कास्ट सेंसस भी हो रहे हैं, इस द्वारा कास्ट और रिलीजियस आइडेंटिटी का ज्यादा उपयोग, पहचान के सवाल से हम दूर नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। और हम ये कह रहे हैं, सच्चर कमेटी का अगर एक फिलॉसफी देखा जाए तो मुस्लिम्स का डिप्रेवेशन डीपन हो रहा है बनिस्बत दलित और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के। तो ये अच्छी बात है कि दलित और शेड्यूल कास्ट का स्टेटस बढ़ रहा है, मगर व्हाट वी सी इज दैट मुस्लिम्स का कंडीशन रिलेटिवली नीचे हो गया है। हम ये नहीं करेंगे दलित और शेड्यूल ट्राइब्स को नीचे खींचे, हम ये कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को भी ऊपर उनके साथ उठाइए। तो ये सिस्टमिक बयास जो होता है, ब्यूरोक्रेसी में होता है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में होता है, पॉलिसीज में होते हैं। स्कॉलरशिप 1 लाख रुपए का कट ऑफ मुसलमानों के लिए, 2 लाख रुपए का कट ऑफ दलितों के लिए, ये कौन सा न्याय है इस देश में? क्योंकि गरीब होता है। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए 2 महत्वपूर्ण पॉलिसीज गवर्नमेंट बनानी चाहिए। ये चूंकि मुस्लिम और दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं, यानी हम एक्शन प्लान पे आ गए। एक्शन प्लान में जो माइनॉरिटीज हैं, यानी मैं इस पे भी चर्चा करना चाहती हूँ कि आपने जो एक्शन प्लान दो बात किया है, कनेक्शन दे दूं उसके बाद मैं बिल्कुल। तो वो जो ग्रास रूट्स में हैं, वहां पे जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो छोटे प्लान्स बनते हैं, जो पैसों का बंटवारा होता है, वहां पे माइनॉरिटीज इलेक्शन में आ नहीं सकते, पंचायत में, म्युनिसिपैलिटीज में, कोऑपरेटिव्स में। तो उनको एक क्या बोलते हैं उसको, नॉमिनेशन के माध्यम से उनको वहां लाया जाए, सो दैट इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैन टेक प्लेस। डिसीजन मेकिंग में वोट ना हो, मगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए उनका वहां बैठना जरूरी है, आना जाना जरूरी है। तो उसके लिए एक लॉ बननी चाहिए। आंध्र प्रदेश बना चुके हैं उस तरह के लॉ, यहाँ बनना चाहिए। दूसरी, ये जो सिस्टमिक बयास होता है उसको एड्रेस करने के लिए प्रोफेसर कुंडू का इंडेक्स की एक मेथोडोलॉजी दिए हुए हैं, और एक माधव मेनन कमेटी के नाम से इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो बनी थी, उस कमीशन के माध्यम से हर स्टेट में, उस कमीशन के माध्यम से एक अम्बड्समैन की तरह वो कमीशन काम करेगी। जो ग्रास रूट लेवल जो नेसेसिटीज हैं, जो ग्रास रूट लेवल ग्रुप्स हैं, जो ग्रास रूट लेवल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के साथ जुड़ाएगी। तो ये बहुत जरूरी है, और इसी से हमारा डेमोक्रेसी जो है मैच्योर बनेगा। मैं आज के हिसाब से मैं बोलूंगा हमारी डेमोक्रेसी है मगर मैच्योर नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही है एक्शन प्लान में, वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिफाई करने और फिर एंगेज करने की बात कही है। ये मुझे आप समझाएं कि कैसे करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अभी भी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में ही तमाम डिसीजन मेकिंग है। तो ये कैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे? देखिए, आंकड़ों की बात हो रही थी, सेंसस कई सालों से हो रहा है, मगर इंडिपेंडेंस के बाद भी 2001 सेंसस तक एजुकेशन लेवल के आंकड़े बाय रिलीजन पब्लिश नहीं होते थे। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के आंकड़े पब्लिश होते थे,
बड़े बड़े डिबेट्स होते थे, मगर लिटरेसी के बारे में बात नहीं होती थी। 2001 सेंसस में रिलीजन वाइज दी, तो अब मेरी विनती है कि 2011 में भी ये आंकड़े रिलीज किए जाए। मुझे लगता है कि डिले इसलिए हो रहा है कि एक पोजीशन गवर्नमेंट नहीं बना पाई कि ये डेटा लिटरेसी, डेफिनेटली वर्क पार्टिसिपेशन, ये जो आंकड़े होते हैं जो ब्रॉडर रिव्यू करते हैं वो उनको पब्लिश करना जरूरी है, क्योंकि पिछले 2 सेंसस में पब्लिश हो चुके हैं, तो इस सेंसस में भी उसको करना जरूरी है। तो अब ये जो आंकड़े हैं ये ट्रांसपेरेंसी लाते हैं लोकल लेवल पे। तो ये हमारा ये जो रिपोर्ट बन रहा है, हमारी कोशिश रहेगी अगले 2 साल में कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम सिविल सोसाइटी को अप्रोच करेंगे, जिनको इंक्लूजन का जो ऑब्वियसली हम ट्रेनिंग देंगे, और हम उनको ये भी तरबियत देंगे कि किस तरह के अपील्स बनाए जाए, किस तरह से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ बैठा जाए, किस तरह से विमेन के इश्यूज को जैसा कि आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, मुस्लिम माहौलों में आंगनवाड़ी सेंटर क्यों नहीं होता इस देश में? डॉक्टर शरीफ, तो ये जो है ये मुहिम होगी हमारी कि सिविल सोसाइटी को हम तरबियत करेंगे। जी हाँ, प्रोफेसर कुंडू ये बताइए कि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट ने जो है बहुत आनाकानी करके जो है कुंडू कमेटी रिपोर्ट बनाई थी स्टडी करने के लिए इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट सचर पॉलिसीज। तो क्या वजह इसकी ये है कि इसकी एक राजनीतिक कीमत भी है? जिस तरह से अभी डॉक्टर शरीफ ये कह रहे थे कि अगर वो डेटा आ जाए, लिटरेसी की बात कर रहे हैं, या फिर कितनी काम में हिस्सेदारी मिल रही है उसको लेकर, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टूल मिल जाएगा ऑपोजिशन को भी। देखिए, आर्थिक विकास के मसलों को आप राजनीति से तो अलग कर नहीं सकते, और चूंकि ये मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं सिर्फ विषमता पर ही कंसंट्रेट करना चाहूँगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि ठाकुर साहब का जो कंसर्न है कि क्षेत्रीय विषमता हमारे देश में जो है वो घटी नहीं है। सन 47 से लेकर 2003-4 तक विकास का दर बहुत संतोषजनक न भी हो, लेकिन फिर भी बुरा नहीं रहा है हमारे देश की जो मैक्रो ग्रोथ रेट है, लेकिन क्षेत्रीय विषमता बढ़ी है। 2003-4 से हम देख रहे हैं जो कम विकसित राज्य थे, बिहार, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में भी विकास का दर बढ़ा है, लेकिन जहाँ तक सामाजिक और धार्मिक जो ग्रुप्स हैं उनके बीच की जो विषमता है उसमें ये ट्रेंड बहुत साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। रूरल एरिया में हम देख रहे हैं कि मुस्लिम्स का जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन, पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या पॉवर्टी से देखें तो उसमें जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में जितना इंप्रूवमेंट है उतना ही बराबर ही है, लेकिन मुसलमानों की हालत जो है एवरेज में रूरल एरिया में थोड़ा सा शेड्यूल ट्राइब से और फिर शेड्यूल कास्ट से बेहतर है। लेकिन अगर शहर में देखें आप, अब देखेंगे मुस्लिम पॉपुलेशन बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आता है, और 93 से लेकर 2011-12 जिसके आंकड़ों का हमने एनालिसिस किया है हमारे रिपोर्ट में, ये पोस्ट सचर इवैल्यूएशन कमेटी में, वह हम दिखाते हैं कि उनमें जो इंप्रूवमेंट का रेट है सबसे कम है मुस्लिम्स में। ये निश्चित रूप से चिंता की बात है। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा जल्दी से कि सचर कमेटी का फोकस तो वैसे मुस्लिम्स पर था, लेकिन उनका जो पर्सपेक्टिव था, वो विजन था, काफी बड़ा था। उन्होंने ये कहा कि डाइवर्सिटी इंडेक्स बनाना चाहिए, और जो संस्थाएं हैं, शैक्षणिक, स्वास्थ्य की जो संस्थाएं हैं या सरकारी दफ्तर हैं, वहां जहां पर डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता उनको डिसइंसेंटिव दिया जाना चाहिए। जो रिस्पेक्ट करते हैं उनको इंसेंटिव देना चाहिए। और डाइवर्सिटी जो है सिर्फ रिलीजियस ग्रुप के आधार पर ही नहीं, बिल्कुल, ये जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जेंडर, इन तीनों को डाल के बनना चाहिए, और यही हमारे कमेटी ने किया। आखिरी 2 मिनट मेरे पास बचे हैं। हिलाल अहमद से सवाल पूछना चाहती हूँ छोटा सा, उसके बाद सीपी ठाकुर जी के पास जाऊंगी। हिलाल अहमद, जो मौजूदा राजनीतिक माहौल है उसमें पहली बात तो इस रिपोर्ट का जो एक्शन प्लान है आपको कितना इंप्लीमेंट होता नजर आता है, एक महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी बात यह है कि क्या वाकई समाज को अब आगे आना चाहिए, क्या किसी तरह के सोशल मूवमेंट की आप जगह देखते हैं? नहीं, जहाँ तक राजनीतिक सरकार की राजनीतिक पहल की बात है तो उसमें मुझे थोड़ी चिंता लगती है, क्योंकि अभी पिछले दिनों जब दलित मुसलमानों और दलित क्रिश्चियंस के रिजर्वेशन की बात आई तो जो हमारे माननीय मंत्री थे उन्होंने ये कहा कि दरअसल रिजर्वेशन तो हिंदू रिलीजन को रिफॉर्म करने के लिए दिया गया है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन देखिए, इस पर पूरी डिटेल है कि आखिर रिजर्वेशन की इथॉस क्या है। तो मुझे लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति पर एक सवाल तो है। सबका विकास, सबका साथ बिल्कुल सही है, लेकिन ये सब जो है वो एक नहीं है। भारत जो है वो विभिन्नताओं का देश है, ये सबको हमें परिभाषित करना होगा, एक बात। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, और शरीफ साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, जो वॉलंटरी सेक्टर ऑर्गेनाइज, ये पॉजिटिव है, ये संभव है, आज सरकार में भी संभव है। वो ये कि वॉलंटरी सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हमेशा की जा रही है सरकार में, और मोदी जी के 5 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये भी है, तो ये संभव है कि अगर हम पब्लिक प्राइवेट के पर्सपेक्टिव में
वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को इस इंडेक्स के जो एक्शन प्लान है उसमें इंप्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगेन ये बात जो है ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। जी हाँ, डॉक्टर ठाकुर, आखिरी जो सवाल है वो आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए कि आप खुद सरकार में मंत्री रह चुके हैं, खुद एक जाने माने फिजिशियन हैं, फिलहाल इतने भारी मैंडेट से जो है वो सरकार बनकर आई है, सभी लोगों की और बहुत सारे लोगों की कहा जाए कि उम्मीदें आप पर हैं, फिलहाल सरकार पर है। ये बताइए कि मुझे 3 आखिरी पॉइंट्स में कि जो हम क्षेत्रीय विषमता का जिक्र कर रहे हैं, उसके अलावा जो सोशो रिलीजियस विषमताओं का जिक्र कर रहे हैं, सरकार का क्या एक्शन प्लान है? जी 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 देखिए, सरकार चाहती है कि अब तो ये बजट के बाद यही सब काम सब शुरू होगा, तो हम समझते हैं कि जब मजबूत सरकार का ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम कैसे विषमताओं को दूर कर दें। मुझे ऐसा लगता है कि ये असंभव नहीं है, ये हो सकता है, और भारतवर्ष के लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। लोग वैसे ही हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमारे बगले में तो हिंदू का घर है और मुसलमान का घर है, गांव में की बात मैं कर रहा हूँ। जैसा हम पढ़ते थे, हमारे साथी लोग जो मुस्लिम थे वो भी वैसे ही पढ़ते थे। तो इसलिए केवल उन लोगों को जगा के सबको साथ लेके चलने की आवश्यकता है, जो अगर डिटर्मिन्ड वे में सरकार करेगी तो ये सारी चीज़ संभव है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीपी ठाकुर आपका, डॉक्टर अबू सालेह शरीफ, अमिताभ कुंडू, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू और हिलाल अहमद। तो साफ तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट डाइवर्सिटी रिपोर्ट है, फिलहाल ये ऐसा लगता है कि मील का पत्थर एक तरह से साबित हो सकती है। सिर्फ महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़रूर सरकार और खासकर जो सामाजिक संस्थाएं भी हैं इस बात पर ध्यान दें कि इतनी बारीकी से और मेहनत से जो रिपोर्ट तैयार की गई है, इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, जो एक्शन प्लान तैयार किया गया है उसकी तरफ ज़रूर नज़र डालने की ज़रूरत है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।